नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट एरो इंजन को लेके है। आप सबको एक दो दिन पहले मैंने बताया था कि अभी एडी और डीआरडीओ की तरफ से जल्दी से ही एमका प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की कोशिश किया जा रहा है और फिलहाल अभी पहले से तय किए गए टाइमलाइन से लगभग 2 साल पहले एमका की प्रोडक्शन को स्टार्ट करने की तैयारी किया जा रहा है। इसके लिए अभी लगभग 15,000 करोड़ भी सैंक्शन होने वाली है और कैबिनेट कमेटी की तरफ से इसके लिए फाइनल अप्रूवल भी इसी साल के अंदर ही देने की बात की गई है और 2022 के अंदर ही एमका की क्रिटिकल डिजाइन रिव्यू कंप्लीट करने का प्लान किया गया है। लेकिन अभी तक एमका के लिए हम एक इंडिजिनस इंजन को डेवलप नहीं कर पाए, जो कि आगे चल के एमका की मार्क 2 वर्जन के साथ इस्तेमाल होने वाली है। और कावेरी इंजन के बाद अभी डीआरडीओ और जीटीआरई की तरफ से एक फॉरेन इंजन मैन्युफैक्चरर के साथ कोलैबोरेशन करके एमका के लिए एक इंजन को बनाने की कोशिश किया जा रहा है। इसमें अभी सफरान और रोल्स रॉयस की तरफ से भारत के साथ मिलकर एमका के लिए एक सुइटेबल इंजन को बनाने का ऑफर दिया जा रहा है। सफरान अभी अपनी M884 इंजन की कोर टेक्नोलॉजी को बेस करके भारत को एमका के लिए 110 किलोटन क्लास के इंजन को बनाने का ऑफर दे रही है, जिसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी शामिल होने वाला है। और दूसरे तरफ रोल्स रॉयस की तरफ से भी अपनी यूरोजेट 200 सीरीज के इंजन को बेस करके एक सेम स्टैंडर्ड की इंजन को भारत के साथ मिलकर बनाने का प्लान किया गया है। अभी तक ऑफिशियल लेवल में इनमें से किसी एक को भी सिलेक्ट नहीं किया गया, लेकिन 2022 की डिफेंस एक्सपो के दौरान ही इसके लिए एडिशनल फंडिंग होने वाली है और इस दौरान लगभग 4 से 6 बिलियन डॉलर सिर्फ इंजन डेवलपमेंट के लिए सैंक्शन किया जा सकता है। अब यहाँ पर रोल्स रॉयस की बात करें तो उनकी तरफ से भारत के साथ जॉइंटली जिस इंजन को बनाने का ऑफर दिया जा रहा है, ये कंप्लीट नई इंजन होने वाली है, जहाँ पर जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रहेगा उसके ऊपर भारत का कंप्लीट हक होने वाला है। जबकि फ्रांस की तरफ से अभी अपनी M88 सीरीज को बेस करके एक अपडेटेड वर्जन की इंजन को भारत के साथ मिलकर जॉइंटली डेवलप करने का प्रस्ताव दिया जा रहा है, लेकिन वो ज्यादातर इसमें इन्वेस्ट करना नहीं चाहते हैं। यानी कि कोर टेक्नोलॉजी के अलावा जो इन्वेस्टमेंट होने वाला है वो सभी भारत को करना पड़ सकता है और इसके लिए भारत को अभी 6 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट करना पड़ने वाला है। लेकिन बदले में डसॉल्ट की तरफ से एक राफेल को भी भारत को टेस्ट बेड के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए दिया जाएगा, जिसमें नए इंजन को इंटीग्रेट करके टेस्ट किया जाएगा। और इस नए इंजन को जिस राफेल में टेस्ट किया जाएगा, इसमें सारे टेस्ट कंप्लीट होने के बाद आगे चल के राफेल के इंजन के तौर पर इसको एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है, जो कि भारत चाहे तो अलग अलग देशों को एक्सपोर्ट कर पाएगा। अगला अपडेट चाइना की तरफ से। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की तरफ से पब्लिश किए गए रिपोर्ट के मुताबिक चाइना की पीपल लिबरेशन आर्मी की तरफ से अभी लद्दाख रीजन में कुछ स्पेशलाइज्ड मिलिट्री ऑपरेशन को कंडक्ट किया जा रहा है, या यूं कहे कि एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज को कंडक्ट किया जा रहा है, जिसको चाइना की तरफ से हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशन का नाम दिया गया है। और चाइनीज स्टेट मीडिया के मुताबिक इसको सिंजियान मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट में लगभग 5,200 मीटर की ऊंचाई में कंडक्ट किया गया है। हालांकि इसे आर्टिलरी ऑपरेशन का नाम दिया जा रहा है, लेकिन इस दौरान लगभग सभी वैरायटी की कन्वेंशनल वेपन का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें चाइना की तरफ से अपनी नई स्नाइपर राइफल्स, व्हीकल माउंटेड रिमोट कंट्रोल वेपन सिस्टम, मोर्टार्स, ग्रेनेड लॉन्चर, साथ साथ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को भी डिप्लॉय किया गया था। और एक तरीके से इस एक्सरसाइज को मेनली प्रिसिशन स्ट्राइक करने के लिए कंडक्ट किया जा रहा था। इसके अलावा कुछ ऐसे रिपोर्ट भी सामने आया था जहां पर यह बताया गया था कि इस दौरान चाइना की तरफ से किसी स्पेशल वेपन को भी टेस्ट किया गया है, जिसको हाल ही में चाइना इंडस्ट्रीज की तरफ से स्पेशली हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशन के लिए डेवलप किया गया है। अब इस लेटेस्ट एक्सरसाइज की बात करें तो इसका एक और पहलू ये भी हो सकता है, क्योंकि एक दिन पहले ही मैंने आप सभी को बताया था कि चाइना की तरफ से अभी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में डिप्लॉय किए गए अपने सभी जवानों को पूरी तरीके से रोटेट कर दिया गया था। और इस बार चाइना की तरफ से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में अपने सबसे कम उम्र वाले जवानों को डिप्लॉय किया जा रहा है, यानी कि इनके पास अनुभव की काफी कमी होने वाली और कंप्लीट नए सोल्जर होने वाले हैं। तो हो सकता है उनको इस सिचुएशन के साथ फैमिलियर कराने के लिए चाइना की तरफ से इस नए एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया है। अगला अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से, और इंडियन नेवी को लेके यहाँ पर 2 अपडेट है जिनको हम एक ही हेडलाइन के अंदर कवर करने वाले हैं। सबसे पहले इंडियन नेवी की अंडर वाटर फ्लीट की बात करें तो आपको पता होगा कि इंडियन नेवी को कुछ दिन पहले ही मजगांव डॉक लिमिटेड की तरफ से INS वेला को डिलीवर किया गया था, जो कि हमारी स्कॉर्पियन क्लास की 4th सबमरीन है या कलवरी क्लास की 4th सबमरीन है। और अभी नेवी की तरफ से इसको ऑफिशियली थर्सडे को इंडियन नेवी में शामिल करने का फैसला किया गया है। इसी के साथ ही कलवरी क्लास की बाकी बचे 2 सबमरीन्स को भी आने वाले 2 सालों के अंदर नेवी को डिलीवर कर दिया जाएगा।
अब वेनेजुएला के शामिल होने के बाद इंडियन नेवी की अंडर वाटर फ्लीट की ताकत काफी मजबूत होने वाला है। और जब 2 से 3 साल पहले हमारे सभी सबमरीन ओल्ड डिजाइन के हुआ करते थे, वो अभी धीरे धीरे मॉडर्न सबमरीन से रिप्लेस होने लगे हैं। इसी के साथ ही नेवी की तरफ से अभी अनमेन्ड एरियल व्हीकल और अंडर वाटर व्हीकल को भी एक्वायर करने का फैसला किया गया है। और ये बात अभी कल नेवी की तरफ से बताया गया कि इन सिस्टम को हासिल करने के लिए नेवी की तरफ से पिछले महीने एक हाई लेवल की मीटिंग को अरेंज किया गया था और उसमें ये डिसीजन लिया गया था कि नेवी की तरफ से अभी अनमेन्ड अंडर वाटर वेसल और अनमेन्ड एरियल व्हीकल को हासिल किया जाएगा। और इसमें मेनली नेवी की तरफ से लॉन्ग रेंज की सर्वेलेंस और एंटी सबमरीन वॉरफेयर को बेहतर करने का फैसला किया गया था। इसके अंदर खरीदे जाने वाले मैक्सिमम सिस्टम को डोमेस्टिक सोर्सेज से एक्वायर करने का बात किया गया था, यानी कि ये सभी सिस्टम इंडिजिनस सिस्टम होने की उम्मीद किया जा रहा है। अगला अपडेट बांग्लादेश और चाइना की तरफ से। अब सबको पता होगा कि चाइना की तरफ से आज तक जितने भी डिफेंस इक्विपमेंट बनाए गए हैं उन सभी की क्वालिटी को लेकर सवाल उठाए जाते हैं। हाल ही में पाकिस्तान की तरफ से खरीदे गए चाइनीज इक्विपमेंट की क्वालिटी को लेकर कुछ इशू सामने आए थे और चाइना की तरफ से पाकिस्तान को सप्लाई किए गए विंग लॉन्ग सीरीज के ड्रोन और एयर डिफेंस सिस्टम में भी खराबी होने की बात सामने आई थी। अभी ऐसे ही कुछ और एलिगेशन भी बांग्लादेश की तरफ से सामने आ रही है और पिछले कुछ सालों में बांग्लादेश की तरफ से चाइना से सबमरीन, कॉर्वेट्स, एंटीशिप मिसाइल्स और सरफेस टू मिसाइल सिस्टम को खरीदा गया था। अब हाल ही में इनमें से लगभग सभी सिस्टम में दिक्कत होने की बात सामने आई है और इस बात को लेकर अभी बांग्लादेश की रूलिंग पार्टी के ऊपर भी सवाल उठाया जा रहा है कि वो जानबूझकर इस सब बातों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं कि चाइना के साथ अभी तक जितने भी डिफेंस डील किए गए थे उन सभी में चाइना की तरफ से बांग्लादेश को फॉल्टी इक्विपमेंट को सप्लाई किया गया है। लेकिन एक्चुअली कितने इक्विपमेंट यहाँ पे फॉल्टी निकले और इनमें क्या क्या खराबी सामने आ रही है, ये सब बांग्लादेश की गवर्नमेंट छुपाने की कोशिश कर रही है। इसी बीच एक यूके बेस्ड एजेंसी की तरफ से एक रिपोर्ट को पब्लिश किया गया है जिसमें यह बताया जा रहा है कि 2014 में बांग्लादेश की तरफ से चाइना के साथ KW एयरक्राफ्ट के लिए एक डील को साइन किया गया था और अभी जब चाइना की तरफ से इन एयरक्राफ्ट को बांग्लादेश को डिलीवर कर दिया गया है तो डिलीवर किए गए 7 एयरक्राफ्ट में से 2 एयरक्राफ्ट अभी काम नहीं कर रहे हैं और इसके साथ ही बाकी सभी सिस्टम में भी सेम तरीके की कोई ना कोई दिक्कत होने की बात बताई जा रही है। अगला अपडेट कामोव के TU-260 हेलीकॉप्टर को लेके। अब सब जानते होंगे कि कामोव TU-260 हेलीकॉप्टर को अभी भारत रशिया से खरीदने वाला है और आगे चल के इनको भारत में ही मैन्युफैक्चर किया जाने वाला है। अभी हाल ही में रशिया की तरफ से दुबई एयर शो में इसके एक अपग्रेडेड वर्जन को भी डिस्प्ले किया गया था और रशिया की तरफ से अभी इस हेलीकॉप्टर को ऑफिशियली कोड नेम को दिया गया है। अब जैसे कि भारत की तरफ से इस हेलीकॉप्टर को मेनली हाई अल्टीट्यूड रीजन में डिप्लॉय करने के लिए खरीदा जाने वाला था और इसको हाई अल्टीट्यूड रीजन में ऑपरेट किया जाने वाला था, तो ऐसे में इसको भारत को बेचने से पहले रशिया की तरफ से इस हेलीकॉप्टर को हाई अल्टीट्यूड रीजन में टेस्ट किया जा रहा था और इसी वजह से अभी इसका नाम क्लाइंबर रखा गया है। इसके एरोडायनामिक स्ट्रक्चर और बॉडी पार्ट्स को भी काफी हद तक इम्प्रूव किया गया है और इसमें अभी काफी हद तक कंपोजिट और लाइटवेट मेटल का इस्तेमाल किया गया है। इसमें अभी एक शॉक प्रूफ फ्यूल टैंक को भी ऑफर किया जा रहा है। अब इन सभी अपग्रेड्स के साथ इस हेलीकॉप्टर की अभी फ्लाइट टेस्टिंग को किया जा रहा था और रशियन हेलीकॉप्टर के CEO एंड्री बोगिंस्की की तरफ से बताया गया कि 2022 तक इसको फ्लाइट सर्टिफिकेशन भी मिलने वाला है, जिसके बाद इसको भारत के अलावा रशिया की तरफ से चाइना और सऊदी अरबिया को भी ऑफर करने का फैसला किया गया है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।